तशरीफ़ फरमा, मौजूद हाज़रीन, मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों और ख़ुसूसन इनके वालिदैन, जिनमें हम जो भी बात करते हैं उसमें हमारा सेंट्रल आइडिया या जो फोकस होता है वो मदर्स की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की तालीम के हवाले से वालदा हमारे मदर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। हम हर ये नहीं कहना चाहते कि बाप का कोई रोल नहीं है या बहुत की बात है, तो जब घरों के अंदर माँ का रोल बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आप हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें हर साल हम एक बार हाजिर होते हैं और अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस मकसद को लेकर चल रहे हैं कि तालीम जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करना चाहिए। तालीम के बहुत बड़े मकासद हैं, मगर उसमें से एक चीज़ हम ये लेके चलते हैं कि तालीम अगर है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है या बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे 10, 12, 15 साल पढ़ें और ये तालीम उनको रोज़गार हासिल करने में, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में कहीं से कोई मदद ही ना कर पाए, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बच्चों में भी होता है, उनके माँ बाप में भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी क्लास से बच्चा स्कूल जा रहा है, रिजल्ट अच्छा सा आ रहा है, परसेंटेज उसकी भी अच्छी आ रही है, माँ बाप भी खुश हैं और बच्चा भी खुश है और स्कूल भी खुश है। स्कूल में होता क्या है कि 20, 25, 30, कभी कभी इससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं और 30-40 मिनट के एक पीरियड में टीचर को देखना होता है, तो इंडिविजुअल 1-to-1 को नहीं देख पाता। टीचर जो है कभी भी क्लास में इंडिविजुअल अटेंशन कैसे पे कर पाएगा? उसको 30, 35, 40 मिनट में 30, 35 बच्चों को एक चीज़ पढ़ाना होती है। तो हमारी पहली बात यह है कि माँ बाप को, खुसूसन मदर्स को, बच्चे की पढ़ाई में पर्सनली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से मतलब हमारा ये नहीं है, अगर बच्चे पढ़ा सकते हैं पहले दूसरे क्लास से और चौथे, पाँचवें, छठे तक, तो माएँ उन्हें पढ़ाएँ। अगर नहीं पढ़ा सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम बच्चे के साथ बैठें कि बेटा पढ़ो। 2-4 दिन के बाद बच्चा पढ़ने लगेगा। आप बच्चे को रेशनल अप्रोच सिखा सकते हैं। सिर्फ उनसे ये पूछें, मिसाल के तौर पे तीसरे दूसरे का बच्चा, हम चूँकि एजुकेशन से लगे हुए हैं, जब पूछते हैं तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाता। अगर हम उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ कोई चीज़ 1 किलो अगर 100 रुपए की है तो बताइए वो 200 ग्राम कितने रुपए की मिलेगी? 5वीं का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। 1 किलो का अगर 100 रुपया उसको बता दीजिए, उससे पूछिए बेटा 200 ग्राम कितने रुपए मिलेगा? 100 रुपये का नोट दे दो और तुमने 37 रुपीज़ का कोई सामान ले लिया तो कितने रुपए तुम्हें वापस मिलेंगे? वो या कैलकुलेटर तलाश करता है या पेन तलाश करता है। इसके लिए कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं माँ बाप को। माँ बाप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो, उसकी अंदाज लगाएं कि वो कहाँ तक है। ये तो पहली बात। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अपना रखें। जब तक पर्सनली इन्वॉल्वमेंट होंगे, मानना क्या है कि ज़्यादा टाइम बच्चा हमारे साथ है। स्कूल में टीचर ने पूरे क्लास को देखना है तो वो पूरे क्लास को एक एक करते हैं। इंडिविजुअल बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्वेरी होती है, दिमाग उनको जो कुछ पूछना है वो आपसे पूछेंगे। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो भी किसी न किसी से आप उसका सलूशन उन तक पहुँचाएंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात हम इस पर आते हैं कि हम जो ये तीसरा साल है और चौथे साल की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। हर साल हम लोग ये चैम्प्स के नाम से एक टेस्ट लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, कुछ बच्चों को इनाम देते हैं और उसके रिजल्ट का हम एनालिसिस भी करते हैं। तो इसका मकसद हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपसे दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि आप इस मकसद को जो यहाँ नहीं आ सके उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। देखिए जैसे एक हेल्थ कैंप लगता है, अक्सर लगता होगा आपके यहाँ भी,
और हमसे बच्चे का ब्लड ले लिया, उसका सैंपल ले लिया, डिफरेंट टेस्ट करके रिपोर्ट बता दी कोई आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है या उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है उसकी बॉडी के हिसाब से। वही काम हम यहाँ करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं और उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और ये बताते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तेज है, एवरेज है, कमज़ोर है, किसी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में कमज़ोर है या किसी लैंग्वेज में कमज़ोर है, कहाँ है। ये चीज़ हम बच्चे को और आपको कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, ताकि वक्त रहते हुए आपको प्रॉब्लम का पता लग जाए। जब बच्चा पहले दूसरे तीसरे क्लास से होते हुए 9वीं तक पहुँच जाए या 10वां में पास कर जाए, उस वक्त ये बात आप फील करेंगे अपने घरों में, अपने जानने वालों में कि बच्चा बचपन में बहुत तेज था, पढ़ाई ठीक ठाक थी, कर रहा था, और जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया पढ़ाई उसके लिए बोझ बनती गई। और जनाब आली को 10वें 11वें पहुँचने के बाद अक्सर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए इतना बड़ा बोझ बन चुकी होती है। उसके ऊपर से माँ बाप ये भी कहते हैं कि बेटा पहले तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर के अच्छा, जबकि उसका रीज़न ये होता है कि जो शुरू वाले क्लासेस हैं उसमें उसकी बेसिक्स, उसकी फंडामेंटल्स, उसकी अप्रोच ये क्लियर नहीं हो पाई, उसने किसी न किसी शक्ल से रट के और इजी मार्किंग के जरिए नंबर हासिल कर लिए। जब वो बड़े क्लास में पहुंचा तो पढ़ाई उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बनने लगती है। ये सिचुएशन ना आने पाए और बच्चे की पहले से ही हमें असेसमेंट हो जाए कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है और किस तरह अगला कदम बताएंगे, किस फील्ड में उसका लिए ज़्यादा मुनासिब जाना, ये भी हम उसकी कैरियर काउंसलिंग के जरिए तय करते हैं। 14 अप्रैल हर साल के लिए एग्जाम की डेट फिक्स है। अब दरख्वास्त हमारी ये है और करना आपको ये है कि अपने हर बच्चे को फॉर्म भरवाइए और उसमें एपीआर जरूर करवाइए। यूपी भर में हमारे इस वक्त 42 सेंटर हैं। हर अपनी जो आबादी है वहाँ हमने एक सेंटर कायम कर दिया है। ये सहूलत हम देते हैं कि अगर बच्चे ने अपना सीतापुर का फॉर्म भर दिया और 14 अप्रैल को या सीतापुर के गहराई में चला गया, लखनऊ में चला गया, लखनऊ चला गया, कहीं भी चला गया, रायबरेली पहुँच गया, तो हम वहीं पर उसको अपीयर करवा देते हैं ताकि वो स्कूल की टेस्ट में अपीयर जरूर हो जाए और उसका रिजल्ट हम यहाँ सीतापुर के साथ जोड़ देते हैं। जिस सेंटर से उसने भरा है ये उसको फैसिलिटी देते हैं कि अगर उसके को किसी रिश्तेदारी में, किसी फंक्शन में, किसी तरीके से सीतापुर के बाहर है तो भी वो अपीयर हो सकता है। तो दरख्वास्त है कि आप जरूर अपीयर करवाएं। नंबर 2, जब उसका रिजल्ट आता है हम उसे एनालाइज करते हैं, आपको बताते हैं कि बच्चा ओवरऑल पढ़ाई में किस सिचुएशन पर है, तेज है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, और सब्जेक्ट के हिसाब से बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में जरूरत है। तो उससे फायदा बच्चों को भी पहुंचता है और आपको भी पहुंचता है कि आप उसी दिन से उस सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करवाना शुरू कर देते हैं। ये न हो देता है कि वक्त निकलने के बाद जब उसकी बात पता लगे। कैरियर काउंसलिंग सेकेंड स्टेप में हम करते हैं। अगर बच्चा 10 में पहुंच जाता है तो हम देखते हैं अगर बच्चा हायर एजुकेशन के लायक है तो अपनी फील्ड में हायर एजुकेशन में जाए। अदरवाइज आज के ज़माने में आप इस बात पर यकीन करें और चारों तरफ देखें कि बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करे और बहुत फायदे की ना हो, सिर्फ उसके पास मार्कशीट हो, उससे कहीं बेहतर है कि बच्चा अपने टेस्ट, अपने हालात के लिहाज से कोई टेक्निकल कोर्स करे, कोई डिप्लोमा हासिल करे, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर ले और एक्चुअल उस काम को, उस हुनर को, उस टेक्नोलॉजी को सीख जाए। तो उसके पास ऐसा आप देखेंगे शायद ही कोई बच्चा मिले कि जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसके पास हो और वो अनएम्प्लॉयड, कहीं ना कहीं उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और अगर नहीं तो वो खुद अपना एम्प्लॉयमेंट खुद हासिल कर सकता है प्रैक्टिस के हिसाब से। मकसद कहने का ये कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं 100% उनकी पढ़ाई जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट जरूर हो जाए। ये ना कि साहब पढ़ा लिखा और 10-12 साल के बाद पेरेंट्स को भी फ्रस्ट्रेशन हो और बच्चे को भी फ्रस्ट्रेशन हो कि हमने तो इतने रुपए भी लगा दिए और इतने साल पढ़े भी और रिजल्ट नहीं निकला, यानी हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो जो बहुत तेज है, जो बहुत
फूड सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आगे करें। जो एकेडमिक कर सकते हैं, जो IIT के लिए कर सकते हैं, जो नीट के लिए तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल तैयारी करें, अच्छा है। मगर जिनके हालात ऐसे नहीं है, जिनका कैलिबर ऐसा नहीं है, जिनके और चीज़ें प्रॉब्लम है, तो वो उसमें अपना वक्त को क्यों खराब करें, अपनी एनर्जी को क्यों खराब करें। जल्दी से जल्दी जैसे ही इस स्टेज पर पहुंचे, कोई ना कोई अपने टेस्ट और अपनी दिलचस्पी के हिसाब से कोई टेक्निकल कोर्स करें, कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और उसे जान जाए। आप देखिएगा ओवरऑल अपनी पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ये सिर्फ टेक्निकल काम और टेक्निकल एजुकेशन या सीखने की वजह से, उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उन्होंने काम आप सीख रखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनके ऊपर यह अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं आने पाता। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि जगह जगह पे हम लोग कहते हैं डिप्लोमा में, अभी हमारे नजीब भाई बताएंगे, 100 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने तैयारी करवा करके और उसके लिए पास करवा दिया, और उसमें से शायद चंद 2, 4, 5 ने एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक में, तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, उसको ऐसा बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, तो वहाँ एडमिशन नहीं लेने गए। सब तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आप जो हकीकत है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उसको देखते हुए चले। बच्चे का अगर कैलिबर है और आगे जाने के लायक है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कहते कि उसको आप हायर एजुकेशन कर जाइए और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और इसमें डाल दीजिए, मगर अगर बच्चे को आप देख रहे हैं कि वहाँ का रिजल्ट निकलने के चांसेस कम हैं, तो आप इस फील्ड में डालिए, बहुत आगे तक जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है। तो हम अपनी बात को अब समाप्त कर रहे हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, जो नहीं है उन तक उनको कम्युनिकेट करिए, खबर बताइए। भाई ये टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आपके बच्चे का ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आप एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी जा सके कि बच्चा आपका पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है बुरा। अभी जो हम लोगों ने एनालाइज किया, देखिए 8वीं तक के बच्चों का मैथमेटिक्स में ऑन एन एवरेज 40% नंबर आ रहा है, और जैसे ही वो 10वीं में पहुंचे जा रहे हैं उनका 12% नंबर हो गया, 12%। बताइए, अब 12% नंबर अगर बच्चा मैथमेटिक्स में हासिल कर रहा है और हम कहेंगे नहीं साहब हम उसको IIT में निकालेंगे, कैसे पास करें? नहीं पास करें। तो इसके लिए हमें 2 तरीका करना हो कि हम ये पहले देखें कि इसका 12% क्यों आया। जाहिर है इसलिए आया कि शुरू में उसको नंबर मिलते रहे और वो भी खुश रहा, हम भी खुश रहे, कंफर्ट जोन में रहे, बेफिक्री में रहे कि ठीक है। वो जमाने तो बहुत पुराने थे कि जब बच्चों में पेरेंट्स में खौफ होता था कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब फेल होने का जमाना ही खत्म हो गया। पहले तो 30-32% बच्चे पास होते थे, बाकी फेल होते थे। तब वो खौफ की वजह से उनके अंदर एक सेंस होता था कि मेहनत करें। अब वो कंफर्ट जोन में इत्मीनान से है, फीस जमा कर दिया, एग्जाम हो गया, नंबर आ गए 80%, 85% और 90%, और माँ बाप ने भी देखा और खुश हो गए, बच्चे ने भी देखा और खुश हो गए, और ये काम 8, 9, 10 साल तक होता रहा। 10 साल तक बच्चा फेल नहीं हुआ और 10 साल के बाद फिर वो पास होना बंद हो जाता, उससे फेल ही होने लगता। उस वक्त फ्रस्ट्रेशन होता है माँ बाप को भी और बच्चों को भी। तो हर बच्चे को और हर बच्ची को इसमें आप अवेयर कराएं, उसका रिपोर्ट लें, हमसे पूछें, एनालाइज करा दें, फिर जो लोग जानने वाले हैं उनसे ही मशवरा लें, उनकी और हमसे भी अगर चाहें तो हम एडवाइस देते हैं। करियर काउंसलिंग के बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई इस फील्ड की क्या है मकसद। हम लोग 3 साल से इसको कर रहे हैं, मगर हमारी अपनी कमी हमें लगता है, हम ये चीज़ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये हर बच्चे को अवेयर होना है और हर बच्चे को अपना रिजल्ट देखना है अपने फ्यूचर के लिए। वो कहीं ना कहीं से बात आ जाती है कि GMP वाले आते हैं और ध्यान देते हैं और कोई स्कॉलरशिप देना होता है या वो वजीफा बांटना होता है या इनाम बांटना होता है। आप यकीन माने, ना इनाम बांटना इसका मकसद है, न वजीफा देना इसका मकसद है, इसलिए कि भाई माँ बाप पैसे तो खर्च ही कर रहे हैं। जो TMT का वजीफे वाला प्रोग्राम है, वो जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो इससे अलग है, सेपरेट है। इसमें सिर्फ इतना होता है कि अगर हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाय द वे उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो कोई बहुत हल्के कोई स्कूल में पढ़ रहा है, हमें लगता है कि इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दे देने से
इसका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। बस इतना इसके लिए, बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक सेपरेट है। और ऐसा नहीं कि फॉर्म में सिवाय फाइनेंशियल सपोर्ट के और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्म को तो बहुत चीजों की जरूरत है, जैसे यही है उसे मालूम करो कि हमारा बच्चा कैसा है और किस तरफ जा सकता है। तो इसका मकसद ये है कि बच्चे को आईना नजर आए और बच्चे के वालिदैन को दिखाई दे। वो हम कहते हैं भी एक ऐसा विंडो है जिसमें तुम अपना फ्यूचर झांक के देख सकते हो कि आइंदा हम कहाँ पहुंचने जा रहे हैं। ये जो चैम्प है, एग्जाम एक ऐसा विंडो है कि बच्चों उसमें से झांक के ये देख लें कि हमारा फ्यूचर कैसा है, हम कहाँ पहुंचेंगे। और अभी से असेसमेंट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे, अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर लेंगे अपनी। अनप्लान्ड एफर्ट से तो कुछ होगा नहीं। तो बस मेरी बात यही है, सब के सब अवेयर हों और घरों के अंदर वालदा खासतौर से एक ऐसा माहौल मुहैया कराएं कि बच्चा पाबंदी से पढ़े और उसके पर्सनल टच में रहे, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहे। एक सबक मुहैया करें जो हमारे सोशल गैदरिंग्स और सोशल इन्वॉल्वमेंट हैं। तो हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर बच्चों को आप इससे थोड़ा सा अलग रखें। ऐसा ना हो कि हमारा पूरा साल खाली सोशल मामला में शादी ब्याह उसमें पड़ चुका है और बच्चे की पढ़ाई की प्रायोरिटी में पिछड़ गया। क्योंकि ये सब काम के लिए तो जब बच्चा पढ़ जाएगा तो करेगा, अपनी सोशल एक्टिविटीज करेगा, मिलेगा। तो जो लोग अपियर यहाँ तशरीफ रखते हैं जो नहीं है, 100% बच्चों को 101 बच्चों ने भरा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आबादी सिर्फ 101 बच्चों की है, ये लगता है इससे ज्यादा जरूर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बार सबके सब बच्चे भरे फॉर्म और सबके सब बैठे। अगर वो सीतापुर में ना होते 14 अप्रैल को कहीं और हो तो वहीं से बैठे, उनके वो नंबर से हमको यहाँ अटैच कर देंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। और अब तो कंप्यूटराइज रिजल्ट है, बहुत जल्दी निकाल भी देंगे इंशाअल्लाह। और उसमें एनालाइज करके एनालिसिस रिपोर्ट सेंटर वाइज देंगे। तो आप इस सब काम में देखिए, थोड़ी देर इंटरेस्ट के 2-3 लोग या हमारे भाई यहाँ जो चला रहे हैं, ये सब लोग मिलजुल करके, मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ कर पाएंगे जब तक इसमें आपका 100% आवाम का सबका इन्वॉल्वमेंट और सबका दखल नहीं होगा। तो अदरवाइज तो ये 3-4-5 लोग मिलकर बस आएंगे, खड़े होंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। इसका रिजल्ट आने के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि आप अपने बच्चे के लिए आप खुद अवेयर हो जाएं और सोचें कि हमें इस बच्चे को आगे निकालना है। सिर्फ फीस जमा कर देने से ये काम नहीं चलेगा, इससे आगे हमें सोचना पड़ेगा, इसके साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हर बच्चे, कोई बच्चा हमारा आता है, 1-2 बच्चों का हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल पूरा स्कूल या बाकी लोग जो है उतना उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जो पेरेंट्स निकाल सकते हैं। ये चीज़ भी मैं बार बार कहता हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो एक बात वो बच्चों के साथ तो इंशाल्लाह ठीक होगा और हम लोग आपको जो भी मुमकिन होगा हेल्प करेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अभी अभी आप एक बहुत ही कीमती अल्फाज जो जनाब अमीर मज़हरी साहब से और हमारे यहाँ किस कदर उन्होंने एजुकेशन को लेके जो काम कर रहे हैं वो उसकी तारीफ बहरहाल लफ्ज़ों में नहीं की जा सकती। और इस चूँकि थोड़ा सा ताख़ीर हो गई है, कुछ चीज़ों की कमी भी रह गई इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, लेकिन बहरहाल चूँकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इससे पहले कि और कुछ बात हो, सबसे पहले हम जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट आए हुए हैं TMG से, उनको ऑनर करने के लिए और उनको मेमोटो देने के लिए, जो कि फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल जनाब शफी फातिमा की तरफ से जो है कुछ ऑनर करने के लिए मेमोटो तैयार किए गए हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा हमारे सोसाइटी के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा जनाब खैर मुखर्जी साहब से कि वो यहाँ पर टाइज पर आ जाए। और उसके बाद मैं अपने जितने भी ऑनरेबल गेस्ट से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे स्टेज पर आ जाए, ताकि सबसे पहले गुजारिश है जनाब खैर मुखर्जी साहब से
सेक्रेटरी टीएमटी के वो, और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मेरे मसैद साहब से, जनाब एनोड हसन साहब और जनाब कमल अब्बास साहब, एनोड रजा साहब आइए, और मैं गुजारिश करूँ मौलाना शफीक साहब से कि वो भी स्टेज पर आए, और मेरा आलिमुद्दीन के एक्सेस से मौजूद है यहाँ पर। और अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे सोसाइटी के चेयरमैन कैम रजा साहब से कि वो नजमुल हसन साहब जी को मोमेंटो देकर एजाज़ से नवाजें। बहरहाल ये टोकन ऑफ थैंक्स है सीतापुर की तरफ से और फातिमा स्कूल की तरफ से। और उसके बाद गुजारिश है अमीर अहमद जड़ी साहब को एजाज़ देने के लिए गुजारिश है। रिजवान साहब इन सबकी बहुत कारकर्दगी है, और बहरहाल इस बात को हमें बहुत हद तक समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर अपना एक आध घंटा 2 घंटे निकाल के आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे बच्चों के लिए वहाँ से आ रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर करके, और फिर उनको 2.5 घंटे का सफर पे जाना है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि टीएमटी हमारे बच्चों पर, सीतापुर के बच्चों पर इतना ध्यान दे रही है। अभी जैसा जदी साहब ने कहा कि हमको खासतौर से एज अ पेरेंट्स इस बात को लीड करना चाहिए कि हम अपने बच्चों पे पढ़ाई को लेके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। घर में मदर्स हों या जब भी पेरेंट्स में फादर घर पे आए तो वो ज़रूर इस बात को पूछें क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। और अभी चूँकि जो मोमेंटोज तैयार किए थे फातिमा स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा ने, उसमें जो हमारी सोसाइटी के चेयरमैन है जनाब इंजीनियर कैम रजा साहब थे, अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना शफीक साहब से कि वो इंजीनियर कैम रजा साहब जो सोसाइटी के चेयरमैन है उनको मोमेंटो दें। उसके बाद गुजारिश है मंजर रजा साहब से कि वो आए और वारिद जवाहर साहब उनकी काफ़ी नुमाया कारकर्दगी रहती है चैन सद्दाम को लेके, घर घर जाके फॉर्म भरवाना और उसके बाद हमारी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जनाब नजमुल हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे शबीब हैदर जाफरी साहब को मोमेंटो देके उनका इस्तीफा। शबीब हैदर जाफरी को बनाने वाली अपनी जगह हमारी सोसाइटी की जो सेक्रेटरी हैं जनाब कौसर रजवी इमरान साहब को कि वो आए हदाइश पर और उनको एजाज़ से नवाजने के लिए गुजारिश है मंजर रजा साहब से कि वो आए और कौसर रजवी साहब को मोमेंटो देंगे एजाज़ से नवाज। बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम का आगाज हो चुका है।
बिना किसी ताकीद के मैं गुजारिश करूंगा हमारे रिजवान भाई से कि वो माइक को संभालें और आगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से अभी मोहतरम अमीर अहमद हरीफ निहाल साहब स्कूल जिनको हम लोग कहते हैं, आप लोगों को बता रहे थे कि चैंप्स पे जरूर अपियर हूं। अभी इन 3 सालों में जो चैंप्स सीतापुर में हुआ और जिसमें आप लोगों की जिस तरह से नुमाइंदगी रही, ये काफी हद तक लाके सताइश है कि अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चों ने फॉर्म भरा और 85 बच्चे उसमें अपियर हुए, यानी 85% बच्चा अपियर हुआ। और मतलब कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं, जो बच्चे या वालिदैन भर रहे हैं या भरवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो ये समझ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए खाली शौक में फॉर्म नहीं भरते, बल्कि फॉर्म भरने के बाद बच्चों को तवज्जो भी करते हैं कि वक्त पर जाके एग्जाम सेंटर में अपियर हो और एग्जाम्स में अपियर हो, एग्जाम सेंटर पहुंचे। अब मसला सिर्फ ये है कि जो नहीं आ रहे हैं उनको कैसे मुतवज्जो किया जाए। तो ये हमारी ही शरई जिम्मेदारी है। ये 101 वालिदैन या हो सकता है इसमें कुछ कम हो, एक के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जी हम अगर समझें कि 70 लोग हैं कि जो अपने बच्चों के फॉर्म भरवा रहे तकरीबन, तो इन 70 की जिम्मेदारी है कि ये बाकी के 200 या जो भी कैंडिडेट हैं कि जिन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है एग्जाम्स की, हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो हमारी इस बात को पहुंचाएं और बताएं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा है, इसकी इफादियत है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये सब जरूरी चीज है। हमारा हर बच्चा एक वक्त गुजरने के बाद उसको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना जरूर और जरूर है। 12वां पास करने के बाद उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना पड़ेगा, तभी वो किसी मुनासिब कॉलेज में एडमिशन पा पाएगा। मामला ये है कि ये जो शिक्षा माफिया है, इसने इस बात को भी खत्म कर दिया है कि फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज नहीं होती है, नहीं होता। हम तो ऐसे लोग ही हैं कि जो अपने आप को बहला लेते हैं बहुत आसानी से, और उसके लिए बहुत से हमारे पास में बहाने मौजूद हैं। 12वां पास करने के बाद बच्चा हमारा IIT या कोई एग्रीगेटेड कॉलेज अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए, वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाता है, तो कहते हैं कहाँ हमारा बच्चा, इतने वसाइल नहीं है, इतने जराई नहीं है और कहाँ इतने बड़े कॉम्पिटिशन को पार कर पाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कहानी है, इसके अलावा हकीकतन ये कुछ नहीं है। कितने बच्चे 720 में 720 नंबर लेके आ रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं तो ला रहे हैं। हमारा बच्चा मेहनत क्यों नहीं कर सकता? तो मामला हमारी तरफ से ही है कि हमारा बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, या हम वालिदैन होने की हैसियत से अपने बच्चे से सही मेहनत करवा नहीं पा रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल पे भेज देते हैं और इस बात से काफी मुतमईन हो जाते हैं कि बस हमारा बच्चा पढ़ रहा है और अब तो सब कुछ कर लेगा, जबकि इतने साल कितने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। हमें मुस्तकिल रोज अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा और उसकी तालीम की स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसको एक बार मुआयना करना पड़ेगा, भले ही हमें कुछ आता हो या ना। अक्सर वालिदैन से मैं ये गुजारिश करता हूँ, मुझसे बहुत लोग मिलते हैं अपने बच्चों के हवाले से, कहीं हम तो पढ़े नहीं है, बच्चे को तो इंग्लिश में पढ़ा लें। कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान बात है। बच्चा जो पढ़ रहा है वो क्लास 1 में है, उसकी समझ क्लास 1 वाली है। हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम अब 30 बरस की उम्र के लोग हैं, हमारी समझ हमारे बच्चे से तो ज्यादा है। अगर हम उसके साथ रोज बैठ के पूछ लेंगे कि तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ और उसको हम खाली देख लेंगे, तो उसके साथ साथ हम भी तो पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए, तो आप भी पढ़िएगा और बच्चा भी पढ़ जाएगा।
मामला क्या होता है कि हम नीट और जेई क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, ये जो एक चीज थी। अब अलमिया ये है कि सीयूईटी आया है, उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा रैंक नहीं ला पाता और एडमिशन नहीं पा पाता। अब क्या होता है, अब ये होता है कि एडमिशन तो उसको दिलाना ही है। वो कहता है कि हमको एक प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन मिल गया है, वहां करवा दीजिए। वालिदैन ये समझते हैं कि बेटे ने या बेटी ने हमारी तो कमाल कर दिया है, उसको तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, जबकि हकीकत में वो एडमिशन कुछ नहीं है, वो कॉलेज कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा देके और एक कागज की डिग्री दी जा रही है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जिस तरह का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का है उतना बड़ा उसका नाम होता है और उतनी बड़ी उसकी फीस होती है। और वो एक अच्छी फीस लेके 4 साल के बाद एक डिग्री दे देता है, जिसके बदले में जॉब या प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। इस मुश्किल का हल एक ही है कि हम अपने बच्चों को पहले दिन से कंपटीशन का आदी बनाएं और उस कंपटीशन की आदत करवाने के हवाले से तौहीद मुस्लिम ट्रस्ट ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के सहारे, जैसे यहाँ सीतापुर में मोहतरम कायम रज़ा रिजवी साहब की तंजीम सीतापुर वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के साथ कैंप्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और यही इसका एक बेहतरीन हल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किस तरह के होते हैं, उसमें कैसे बैठा जाए, उसके पेपर को कैसे लिखा जाए, उसकी तैयारी किस तरह से हो। ये हर साल हमारे बच्चे जब इसमें बैठेंगे तो वो सीखेंगे और जब वो सीखेंगे तो उनके जहनों से जो फोबिया है, जो खौफ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो इंशाअल्लाह दूर होगा। और एक बार जब ऐसा हो जाएगा, जब 2, 4, 8 साल जो बच्चा बैठेगा, जो बच्चा चौथे में है और वो मुस्तकिल अगर बैठा है, तो 12वें के बाद जब वो कॉम्पिटिशन में आता है एक्चुअल, तो वो चौथे से 12वें तक 8 साल एग्जाम दे चुका है, वो पूरी तरह से तैयार है और उसके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा और अपना एग्जाम जो उसको आता है उसको वैसे कर पाएगा। अक्सर बच्चे तो हमारे इसी में परेशान हो जाते हैं कि नए सेक्टर में नई जगह पहुंचे, उनको मालूम ही नहीं है कि OMR शीट को फिर कैसे करा जाता है। नया सेक्टर है, वहां जाके हम अपनी सीट ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि वहां तो हमारे स्कूल का टीचर नहीं होता है जो हमको बता दे, हाथ पकड़ के हमारा ले जाए और हमें हमारी सीट पे बैठा दे। या उसने खाली बात है रूम नंबर 7, हमारा स्कूल है रूम नंबर 7 किधर है, क्लास 9, हमको मालूम है क्लास 9 ये कहाँ पर है, लेकिन जब हम किसी दूसरे स्कूल में गए हैं वहां तो हमको नहीं मालूम है क्या है। तो ये एग्जाम बच्चे को हर तरह से मैच्योर करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम तो कोशिश कर रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर। अब जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ आप लोगों के कंधों पे ज्यादा आ रही है कि आप तो माशाल्लाह वो लोग हैं जो बेदार हैं, जो अपने बच्चों को बैठा रहे हैं और यहाँ पर आए भी हैं इस कॉल पर, उन तक इस बात को ट्रांसलेट करना, उन तक इस बात को पहुंचाना कि जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं अपनी मशगूलियात की बिना पर या इस बात की अहमियत को न समझने की बिना पर, तो इसकी अहमियत समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपना शरई फरीज़ा समझ के उन तक कम्युनिकेट करेंगे। ये शरई फरीज़ा इसी वजह से क्योंकि इंडिविजुअल के पढ़ने से कुछ होता नहीं है, कौम तभी तरक्की करती है जब पूरी कौम आगे बढ़े और कौम की तरक्की ये शरई जिम्मेदारी है हमारी। तो मैं इस सिलसिले में गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सैयद ऐनुल रज़ा रिजवी साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से आप लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जनाब ऐनुल रज़ा रिजवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाह के बाद जिस कलाम को मैंने आपके सामने पेश किया है ये कलाम रब्बानी है
और एक ऐसी दुआ है ये जिसमें अल्लाह और उसके मलाइका भी शामिल हैं। यकीनन हमारा जो वजूद है वो अल्लाह और उसके रसूल की रहनुमाई के तहत भी बाकी है और इंशाअल्लाह अगली दुनिया में भी बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर जिसने तुम्हें पैदा किया। बाकी बातों को मैं समेट रहा हूँ, पूरा आप उसका तर्जुमा न समझिएगा। आगे इसी आयत में इरशाद होता है कि हमने तुम्हें कलम से लिखना सिखाया। इस आयत को पेश करने का मतलब भी यही था कि अल्लाह ने जो सबसे पहली आयत पैगंबर इस्लाम पे उतारी वो क्या थी? पढ़ो। हमारा मिशन क्या है? पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई दूसरी चीज़ समझ में आती है, जो हमारी बिगनिंग है, वो है लिखो, लिखना सीखो। पढ़ने से खुद के अंदर तालीम पैदा होती है, इल्म पैदा होता है। लिखने से हम अपने इल्म को दूसरे तक पहुंचाते हैं और हमने क्या सीखा है इसको हम बताते हैं। मुझे इस वक्त बहुत महसूस हो रहा है कि मैं बच्चों के साथ हूँ और मरहूम मकबूल कल्बे सादिक साहब कुबला, जिनका ये मिशन है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हमको ज़मानत के रूप में ये चीज़ दी है, और वो भी बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। खास तौर से माँओं और बहनों को देख करके भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि तालीम की सारी ज़मानत वो माँओं और बहनों के कंधों पर है। बाप के कंधे पे जरूर है। आपने अभी इतनी देर तक सुना है, रिजवान साहब को भी सुना और हमारे निहाल साहब को भी सुना कि आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूल में टीचर तालीम देता है, घर में माँ बाप तालीम देते हैं। स्कूल की पढ़ाई हुई बातों को अगर घर में अमल पैरा कर दिया जाए, सिर्फ देख लिया जाए, तो यकीनन वो मुस्तहकम हो जाती है। जो पढ़ के आया है उसको यहाँ याद हो जाता है। मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं हो गया होगा, घबराइएगा नहीं। हमारी एक अजीज थी, वो एकदम जाहिल है, उनको बिल्कुल पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, सिर्फ कुरान जानती हैं और कुछ नहीं जानती। लेकिन उन्होंने अपने बच्ची के साथ पहले दिन से बैठ करके खुद तालीम हासिल कर ली और बच्ची भी उनके अच्छे नंबरों से हमेशा ये माँ का किरदार है। बच्चे जो हैं हमारे लिए अल्लाह की ज़मानत है। ज़मानत में हमें ख़यानत कभी नहीं करना चाहिए और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमको ज़मानत के रूप में बच्चे को दिया है तो हम अल्लाह को वैसे ही लौटाएं जैसे कि उसने हमको पहली आयत में कहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल कलीम इस्लाम का कौन है कि अपने बच्चों को अच्छा नाम दें। फर्स्ट बेनिवलेंस ऑफ द पेरेंट्स टू द चाइल्ड इज टू गिव और गिव हर गुड नेम। नाम का एक असर होता है। आप अक्सर देखेंगे बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताता है तो पूछते हैं तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। अच्छा तुम्हारा नाम जुल्फ़िकार है? हाँ मेरा नाम जुल्फ़िकार है। जो अली के हाथों में रहती थी, जो इंसाफ के साथ चलती थी, जो कभी मजलूमों को नहीं सताती थी, जो जालिमों को बर्दाश्त नहीं करती थी। तो उसके अंदर क्या होता है? एक जज्बा पैदा होता है। बच्चियों से पूछते तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम फातिमा है। फातिमा कौन थी? रसूल की बेटी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, एक ऐसी बेटी थी कि जिनकी ताज़ीम उनके वालिद पैगंबर इस्लाम करते थे कि अगर वो आ जाएं तो पैगंबर खड़े हो जाया करते थे। हज़रत फातिमा में क्या खुसूसियत थी? यही खुसूसियत थी कि वो इल्म से आरास्ता था। उनके अंदर हर वो इल्म पाया जाता था जो कि इस्लाम ने ज़रूरी करार दिया था। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छा नाम भी दें और उस नाम के असरात को भी देखें कि हम कैसे होते हैं। तालीम देना
और बच्चों को खिलाना माँ और वालिदैन की एक जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, बच्चे जब पैदा होता है तो देखते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, वो खाने पीने में कैसा है, दुबला हो रहा है तो उसको अच्छा सा खिलाते हैं, अगर और भी नहीं संभल रहा है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, न्यूट्रिशंस को दिखाते हैं, ताकि उसकी जिस्मानी सलाहियत अगर अच्छी होगी तो उसकी रूहानी और तालीमी सलाहियत भी अच्छी हो जाएगी। तो जिस तरीके से हम बच्चे को अपने जिस्मानी तौर से आरास्ता करते हैं, उसी तरीके से हमें उसकी रूहानी तौर से भी तरबियत करनी चाहिए। हम जिस तरीके से एक एक लुक़्मा हम देखते हैं माओ को अपने बच्चे को खिलाने के लिए कभी मोबाइल दे देती हैं, कभी कहानी सुनाती हैं कि वो किसी तरीके से इसको खा भर ले बस, ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। इसी तरीके से हमें उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिद करेगा, किताब छोड़ के भागेगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपने नखरे बर्दाश्त किए थे, वहाँ भी नखरे बर्दाश्त करिए और उनको उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि जब उनको पढ़ाया भी जाए और लिखाया भी जाए और सुना भी जाए। 3 स्टेजेस होती है। पहले वो क्या करता है, पढ़ता है, फिर क्या करता है, वो लिखना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, सुन के पढ़ता है और सुन के लिखता है। अगर ये 3 चीजें बच्चे के अंदर आ गई तो उसके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि वो ठीक से पढ़ सके और फिर पढ़ाई से वो भागता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है आप हज़रात से खास तौर से, जो हायर एजुकेशन की तरफ आती है, ये तो मैंने इब्तिदाई तालीम की बात की, और अगर इसको आप लोग अपने दिल में उतार ले गए और इंशाअल्लाह कायम रहा तो आप देखेंगे बच्चों के अंदर और घर के अंदर तब्दीली आएगी। अब हायर एजुकेशन की बात आती है। आज के दौर में तो हम बात नहीं कहते, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि तालीम हासिल करो ताकि तुम्हारे अंदर हुस्न जिंदगी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर किरदार निखरे। तुम्हारा दौर बदल गया है। तालीम हासिल करने से ये सब चीज़ें पैदा तो होती हैं, लेकिन हम अब तालीम इसके लिए नहीं हासिल करते। हम तालीम किसके लिए हासिल करते हैं, जॉब पाने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसलिए हमें अपनी तालीम को इस पेश नज़र रखना चाहिए कि हम जब पढ़ के निकले तो हम क्या करें, या तो हमको कोई अच्छा जॉब मिल जाए या हम कोई अच्छा बिजनेस कर सकें। और यही हमारी तालीम का आज सबसे अहम मकसद भी होता है। जो लोग इस पर कामयाब हो जाते हैं उनकी वाह होती है, जो बेचारे फेल हो जाते हैं उनको कहते नहीं पढ़ा लिखा तो बहुत था, उनके ऊपर अफसोस किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ली है, जैसे आपकी नीट की बात हो रही थी, आपके जेई की बात हो रही थी, यही 2 चीज़ें नहीं बची हमारे पास। हमारे पास पैरामेडिकल्स हैं, पैरामेडिकल्स के अलावा बता रहे थे भी आपको डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ITI होल्डर्स हैं। मैं आपको बताऊं, इंडियन रेलवेज में था मैं, उसके बाद लखनऊ में जो आप मेट्रो देख रहे हैं बनी हुई है, उसका मैं फर्स्ट फाइनेंस मैनेजर हूँ, जो वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुआ था। उस जगह पर ITI से लेकर और MTech और जो हाईएस्ट इंजीनियर थे वो लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ITI पास करके आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी भी वैल्यू है। बाकायदा वैकेंसी आज भी मेट्रो की निकले तो आप उसमें देख लीजिए, रेलवेज की निकले तो उसमें देख लीजिए, ट्रैक पाएंगे वो सब उसमें आते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स की देखिए, मैं रेलवेज की बात कर रहा हूँ, जो आप देखते हैं आपकी ट्रेन चलाते हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होल्डर है। डिप्लोमा होल्डर जो है वो ट्रेन के पायलट्स होते हैं, मेट्रो में भी यही लोग पायलट होते हैं। तो डिप्लोमा को आप नीचे मत समझिए, जॉब पाने के लिए वो भी एक बहुत ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, सबसे अव्वल रहना है। और अव्वल लड़ने के लिए जो हमने पहले फार्मूला बताया था बचपने के लिए, वही फार्मूला इसमें भी पैदा होता है। वह आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया। अभी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहे थे इल्म के हवाले से, और वक्त न लेते हुए गुजारिश करूँगा जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं जनाब नूरुल हसन रिजवी साहब, जो चीफ DMT के सेक्रेटरी भी हैं, वो आएँ और बच्चों को अपने ख्यालात जाहिर करें और बच्चों को कुछ दे के चलें। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नूरुल हसन रिजवी साहब से, आप हज़रात का इस्तेमाल कीजिए।
स्टेज पर तशरीफ फरमा गुरुमाजी सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के आमिदा साहब, उनके दीगर सोसाइटी के अरकान, फातिमा मेमोरियल फातिमा स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको हमारा सलाम। ये स्पीच हम नहीं देना चाहेंगे और स्पीच देना मकसद भी नहीं है। इससे पहले हमारे साथ आए हुए अमीर साहब, रिजवान साहब, रज़ा साहब, इन लोगों ने चैम्प्स के बारे में और दीगर इल्म से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें हैं वो बताई। हम चाहेंगे कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करें और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके किसी नतीजे को पहुँचें। वो नतीजा ये होना चाहिए कि आखिर ये जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं क्यों हैं, चैम्प्स कॉम्पिटिशन का क्या मकसद है और चैम्प्स कॉम्पिटिशन के ज़रिए हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए सवालात हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल आप हजरात से जो यहाँ बैठे हुए हैं वो ये है कि बच्चे बच्चियों हाथ ये उठाइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो चैम्प्स में नहीं बैठे हैं, उनको इनामात नहीं मिल रहे हैं, मगर वो यहाँ आए हैं, तशरीफ लाए हैं समझने के लिए कि चैम्प्स है क्या। वो हाथ उठाएं। ख्वातीन में से कोई ऐसा है कि जिसके बच्चे को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है और चैम्प्स में अपना बैठा है वो, मगर वो यहाँ पर ये पता करने आए हैं कि भाई चैम्प्स आखिर है क्या और ये हजरात जो हैं ये यहाँ क्यों आए हैं। तो देखने में ये लगा कि एक के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि जो कि ये जानना चाह रहा हो कि आखिर ये क्यों हो रहा। तो इससे ये लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि काजियाना जो है, पहले हम लोग मैरिज हॉल में थे, वहाँ पर लोग आते थे इतनी दूर से चल के। यहाँ पर जो कायमरज़ा साहब और उनकी टीम थी उन्होंने यहाँ पर रखा इसको कि यहाँ पर एतराफ़ में सब लोग हैं, उनको यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो गई। अगर अंदाज़ा ये हो रहा है कि वही लोग वही चेहरे मौजूद हैं, कोई उसमें नया एडिशन नहीं है कि जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये बात जो है वो आगे बढ़ रही है और आगे जाने की इसमें गुंजाइश पाई जाती है। बहरहाल इससे मायूस नहीं है क्योंकि हर चीज़ जो शुरू होती है वो इसी तरह से शुरू होती है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि आप बच्चे बच्चियों ये हाथ उठाइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि चैम्प्स में पहली बार इसी साल बैठे थे, इससे पहले 2 साल तक उसमें नहीं बैठे। कब पूजा जो लोग पहली बार बैठे वो हाथ उठाएं। पहली बार ठीक अंदाजे से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो जब से चैम्प्स कॉम्पिटिशन हो रहा है हर साल बैठते आए हैं। शुक्रिया। अब ये बताइए, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये बताइए कि आप ही लोग बताइए, कोई भी खड़ा होकर बताते, बच्चे बच्चियां उनकी वालदा, कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वजह से आए चैम्प्स में कि आपके बच्चे को प्राइज मिलना है, या बच्चा आपके चैम्प्स में बैठा था उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, या इस मकसद से आए हैं कि हम ये देखें कि चैम्प्स का जो मकसद है वो हमें समझ में आ गया है। तो अब ये देखें क्या चीज़ हमें बताई जाती है ताकि हम बच्चे के मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकें। कौन बताएगा? मुख्तसर चीज़ों में बच्चा बच्ची उनके वालदा वाले कोई भी खड़े होकर बता सकता है, कोई भी। प्रिंसिपल साहब के अलावा तो उनको तो पता ही है, और कोई भी बच्चा बचाए, कोई भी जल्दी से बेटा। और माइक दे दीजिए। अभी कोई अरे उनको तो पता है, कोई हम नया सुनना चाहते हैं।
क्या एक्चुअली उनका सवाल समझिए, सवाल ये है कि जैम्स एग्जाम जो हो रहा है क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि रवा काटे जाए, सिर्फ इसलिए ये क्या इसका मकसद है? क्या According to me, मेरे हिसाब से I guess this is to अपनी कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है और उनको encourage करने के लिए हो रहा है, उनकी help करने के लिए हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम्हें इस बात की तालियां बजी कि तुम मतलब बोले, और ये सर्कली मकसद ये है कि कौम के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। मगर आपने 3 स्पीचें सुनी है, ये हमारे सीतापुर का टॉपर है माशाल्लाह से, इसके लिए जोरदार तालियां हो गई। बहुत ही वाज़ेह तौर से जैम्स के ऑब्जेक्टिव को बताया, तो ये बताया आप लोगों ने सब सुना होगा, तो उसी में से सहारा लेके बताइए कि जैम्स का मकसद क्या है, असल में मकसद क्या है? प्राइज देना है सर्टनली, कौम को आगे बढ़ाना है सर्टनली, मगर असल में क्या मकसद है? इसके बाद क्या होना चाहिए? जैम्स का ये फंक्शन हो गया, हर साल में एक बार होता है, हो जाएगा, मगर साल भर में क्या करना है? कौन बताएगा? चलिए अवेयरनेस बढ़ाना, तो अवेयरनेस भी अभी बहुत देर नहीं दिख रही, क्योंकि वही लोग बैठे हैं कि जो पहले से अवेयर थे उसके बारे में। देखिए, हम आपकी बात को आसान करते हैं। जैम्स का सर्टेनली मकसद ये सारे प्राइसेस, सर्टिफिकेट्स, ये सब जितने हैं, ये बच्चों की हौसला अफजाई और ये दिल की ख्वाहिश हम सब की एक हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़े। अगर उससे बड़ी चीज जो है वो हम आपको यहाँ से बताना शुरू करते हैं। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि उसमें कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है या ऐसा है कि मुमकिन नहीं करने के लिए, तो आप इस फंक्शन के बाद आके मिल सकते हैं और उसको और वाज़ेह तौर से समझ सकते हैं। मकसद इस चीज़ का है कि हम उस चीज़ को अपनाएं जो बात बताई जा रही है, और उसके नताइज जो हैं, उसके असर वाज़ेह तौर से हमें दिखने लगे, जब जाके कामयाबी है। तो अब मेहरबानी करके बच्चे, बच्चियों, उनके वालिदा, वालिदैन इस चीज़ को समझ लें कि जैम्स का मकसद क्या है और हमें इस फंक्शन के बाद क्या करना है। देखो बेटा, एक तरफ जो है वो हम आजकल बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, निहाल साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर से उन चीजों को कवर किया है। हम लोग एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जिसमें हर चीज का दारोमदार एक रिपोर्ट कार्ड के साथ। रिपोर्ट कार्ड जब आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कामयाबी जो है वो 70% पर है, 80% पर है, 60% पर है, 90% पर है, और वही हमारी खुशी का सबब बन जाता है। फैक्चुअली क्या है कि स्कूलों में इन जनरल मार्किंग जो है वो इतनी रियलिस्टिक नहीं है कि हमारी कमजोरी या हमारी जो अच्छाई है या जो हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ है उसको रिफ्लेक्ट कर सके। मार्क्स इस चीज का रिफ्लेक्शन नहीं कि हमारे अंदर किस चीज की सलाहियत है और किस चीज की सलाहियत नहीं है। हम कितना तैयार हैं आजकल की कंपटीशन को फेस करने के लिए, इस चीज का अंदाजा हमें जब होना शुरू हो जाता है। जैसे आग जो है ना, उसकी तपिश हमें कब महसूस होती है? जब आग के करीब जाना शुरू करते हैं। 8वीं क्लास तक हम आग से दूर रहते हैं, 9वीं क्लास से हमें तपिश महसूस होना शुरू होती है कंपटीशन की, और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते हमें पूरी तरह से अंदाजा होने लगता है कि कंपटीशन की तपिश जो है वो कितनी है, और हम उस तपिश को सहने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत ऐसे ही है कि नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कंपटीशन को बस हल्के लेते हैं, मगर जब कंपटीशन को फेस करने की बात आती है तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये हकीकत है। तो जैम्स का पहले जो आइडिया है वो ये है कि तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, तुम लोगों के अंदर सलाहियत पैदा हो कॉम्पिटिशन की कुछ पता करने की किस तरह कॉम्पिटिशन होता है, और उसके जरिए ये एहसास हो कि हम कहाँ पर हैं। जैसा कहा गया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है,
ये एक उस तरह की मशीन है कि आपके आगे यहाँ पर वेट वेइंग मशीन रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप आके वेट लिए और एक वहाँ पर डॉक्टर या एक बासलाहियत आदमी हो वो ये बताए कि आप अंडर वेट है, ओवर वेट है या आपका वेट एकदम सही है। तो आप उस मशीन में जाके अपने आप को हर आदमी वेट करेगा कि नहीं करेगा, या आप ये मुतमईन होइएगा कि हमारा वेट एकदम सही है। हर कॉशियस आदमी, हर तालीम याफ्ता आदमी उस अपने वेट को पता करना चाहेगा, मगर चीज यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगी। उसके बाद वेट लेने के बाद वो उसके ऊपर रियाज करेगा। अंडर वेट है तो अपने आप को नरिश करेगा, ओवर वेट है तो वेट को कंट्रोल करेगा, और अगर वेट उसका नॉर्मल है तो उस नॉर्मल वेट को मेंटेन करेगा और अपने आप को और बेहतर और हेल्दी बनाएगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो बेटा ये टेस्ट जो है ये एक तरह से डायग्नोस्टिक है। पहले ही आपको ये पता चलेगा, आपको फैक्ट बता दें। अभी हम लोग 3 साल से टेस्ट कर रहे हैं, इस बार हर बार एनालिसिस करते हैं। इस बार एनालिसिस जो है वो हम लोग सेंटर इंचार्जेस के सपोर्ट कर रहे हैं। एनालिसिस जो है वो आपके सामने ये बेटा, तुम लोग आके अपने मार्क्स देख सकते हो। 2 तरह से एनालिसिस है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं चैप्स कॉम्पिटिशन में यूपी के अंदर, उसमें तुम कहाँ पर हो, और दूसरी ये एनालिसिस है कि आप अपने सिटी के अंदर, आप अपने शहर के अंदर जो है वो कहाँ पर है। तीसरी एनालिसिस ये है कि हम जो है वो जो टेस्ट दिया उसमें हमारा स्कोर कहाँ है। तो फैक्चुअल आपको बात बता रहे हैं कि एवरेज जो है, अगर एक जगह से 100 बच्चे बैठे हैं यहाँ से, तो एवरेज जो बच्चों के परफॉर्मेंस है, चाहे मैथ्स में हो, साइंस में हो, उनका एग्रीगेट स्कोर हो, वो रेंज करता है 40 और 45 के बीच में। तो ये बताइए कि 40-45 के बीच में अगर कंपटीशन में आप हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये मायूसी की बात नहीं है, ये इस बात की बात है कि हमें जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। जो बच्चे 4थे-5वें में हैं वो अभी से अपने आप को मजबूत करना शुरू करें, ताकि अगला जब चैम्प्स टेस्ट हो तो यही एवरेज सीतापुर का जो है वो बढ़ के जो है वो 50 और 60% पर आ जाए। हर चीज जो है वो एक दिन में नहीं हो गई थी या हो जाती है, ग्रेजुअली। अगर आप लोग बच्चियों अगर सीरियसली होके आप लोग मेहनत करना शुरू करिएगा, वालिदैन उनके साथ जुड़ेंगे, उनको मेहनत कराएंगे, तो इसके नतीजे आएंगे। और हम लोग 12 साल के बाद, 16 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद हम होशियार हों, उससे पहले हम लोग जल्दी होशियार होंगे और अपने आप को कल के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे। वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं समझदार हैं, थोड़ी बातों को समझ रहे हैं, बच्चियों, उनके वालिदैन आपको इतना बस बता दें, आप तफसील से हमसे जितना आइए हम आपको फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी बता सकते हैं कि कंपटीशन आज बहुत टफ है, आने वाले सालों में और टफ होने जा रहा है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश इस चीज की है कि चैम्प्स का मकसद जो है, पहला स्टेप ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़े। कोई बच्चा ऐसा ना हो या कोई घर में ऐसा बच्चा ना छूटे कि जो इस टेस्ट में ना बैठे। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टेस्ट में बैठिए, अपना लेवल समझिए कि आप कहाँ पर हैं। जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाए आप हासिल करिए, आपको वेबसाइट पर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप अपनी कमजोरी को दूर करिए। अगर मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको प्राइज नहीं मिला है, तो बेटा ये डिस्करेजमेंट की बात नहीं है, ये एक अलार्म है। अलार्म इस चीज का है कि आप तैयारी करिए साल भर, आप अपनी कमजोरी को दूर करिए। और मकामी जो हजरात हैं उनसे ये गुजारिश है कि मैम साहब यहाँ इतने सालों से सेंटर चला रहे हैं, उस सेंटर को जो है वो और मजबूत करें, उसमें ज़्यादा बच्चे आएँ, अगर ज़रूरत हो तो और सेंटर्स को कायम करें, ताकि बच्चे उन सेंटर्स में आके अपनी कमजोरी को दूर कर सकें और अगला जब टेस्ट हो डायग्नोस्टिक तो उसमें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि इतना बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहिए तो हम उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जब यहाँ से उठिए तो ये सोच के उठिए कि हम जिस फंक्शन में गए थे या चैम्प्स की बातचीत में गए थे तो उसके हिस्सेदार बने थे। हम एकदम बात को समझ गए हैं, खुद भी समझ के उसके ऊपर आमादा होंगे, और वो लोग जो अभी तक आमादा नहीं हुए उनको भी इसके ऊपर आमादा करेंगे कि इस मुहिम से जुड़ें
और अपने बच्चों को मुस्तक़बिल बनाने के लिए और मजबूती से उनके फ्यूचर को संवारने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें कि बच्चों को आगे जाके जो है परेशानियों का सामना न करना पड़े। नहीं तो आज भी जो बच्चे 12th पास हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे कि वो तैयारी पहले नहीं कर पाए, और ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं मौजूद हैं, अगर उन्हीं ने अभी से तैयारी नहीं की तो उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब 5 मिनट आप लोगों के पास हैं, आप हजरात से कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ के बारे में क्लैरिटी लेना हो तो प्लीज़ बच्चे, बच्चियों, उनके वालिदा, वालिदैन, आप प्लीज़ पूछिए, हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन है? कोई भी पूछ सकते हैं बच्चे, कोई उसको डरने की बात नहीं है। जो जहन में आ रहा हो, जो बात आ रही हो दिमाग में, कोई नहीं है। ये एक दूसरी हम लोग के साथ समस्या है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। दिमाग में, दिल में बहुत सारे क्वेश्चन बोल रहे होंगे, मगर हम लोग पब्लिकली जो है बोलने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं। हाँ बेटा, शाबाश। मेरा ये सवाल है कि जब भी आप लोग प्राइज देते हैं तो जो 3 बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक करते हैं, तो तीनों का जो प्राइज होता है वो सेम क्यों होता है? मनी प्राइज, कैश प्राइज होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चैंप्स का होता है, तो जैसे वो किसी कैटेगरी में टॉप 3 को लिया गया, तो तीनों का प्राइस सेम क्यों होता है? ठीक है, अगर क्वेश्चन है ऐसा है नहीं, मेरा ख्याल है इनका मतलब है 1000 का चेक सभी को मिलता है, 1000 का चेक सभी को मिलता है, वो एक तमाम बच्चे को मिलता है। तो आप लोग जब आपकी बात होता है कि यहाँ हम हर कैटेगरी में इन बच्चों को नाम देते हैं, ये कंसोलेशन प्राइज आपकी हिम्मत अफजाई के लिए है। अदरवाइज जो स्टेट लेवल पर नाम होता है वो फर्स्ट अलग, सेकेंड अलग, थर्ड अलग फिर होता है। तो अभी देखो, अभी ये हम उम्मीद करते हैं कि सीधा भविष्य को बच्चा। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर मसलन 2 बच्चों के या 3 बच्चों के या 10 बच्चों के भी अगर बराबर नंबर आ गए और मल्टीप्लाई है तो हम उस सबको फर्स्ट मानते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन में 4 को फर्स्ट मिलेगा और सेकेंड में उनको सेकेंड मिलेगा, मगर ये स्टेट लेवल पर है। अभी सेंटर लेवल पर तो हम बच्चों को उनकी इंकरेजमेंट के लिए उनको कंसोलेशन प्राइज देते हैं, ये इसके बराबर है। एक्चुअली जो फर्स्ट प्राइज होता है, जो एक्चुअली फर्स्ट प्राइज है वो 10,000, सेकंड प्राइज 5,000 है और थर्ड प्राइज 2,500 होते हैं। ये तो टॉप 3 रैंकर्स को मिलते हैं। अब इसके बाद टॉप 3 के बाद 4, 5, 6 हम लोग लग जाएंगे। हम क्या करते हैं कि जो टॉप 3 है, पूरे यूपी में एग्जाम हो रहा है, तो अब यूपी में टॉप 3 तो 3 ही होंगे। हर सेक्टर का जो बच्चा है उसको कैसे उसकी हौसला अफजाई करें, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए यह हुआ कि हर सेक्टर से टॉप 3 बच्चों को कंसोलेशन संतावना, जिसको कहते हैं हिंदी में कि संतावना पुरस्कार या कंसोलेशन प्राइज के तौर पे हर बच्चे को हम इक्वली 1000 रुपए का प्राइज देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ में आ गई होगी। कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ सकती है। इसको और क्लियर करते हैं। क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग मकसद ये नहीं है कि प्राइस को बांटना, ये प्राइस मिलना, कितना मिलना, कम मिलना, ये एकदम कतई मकसद नहीं है। जो मकसद है वो हम बिल्कुल बताएंगे, तो उसको समझ जाओगे कि कहाँ पर स्टैंड करते हो, ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ बच्चों की हौसला अफजाई करना है। असल में जो प्राइसेस है वो वही है जो अभी बताया गया। फर्स्ट प्राइस जो है वो कितने हज़ार का है, सेकंड प्राइस कितने का है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है उस कैटेगरी में वहाँ तक कोई यहाँ है ही नहीं। तो अब ये हुआ कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है चल रही बच्चों का, तो उसको भी इग्नोर ना किया जाए। उस परफॉर्मेंस को रखते हुए भी उनको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं, जैसे हम लोग की ये कैटेगरी है जिसमें 4th और 5th की है। अब उसमें जो है
वो जो टॉपर बच्चा है जिसको यहाँ 88% मार्क्स मिले हैं, उसको अगर देखा जाए तो उसका स्टेट रैंक क्या है? उसका स्टेट रैंक है 13th है, ठीक है, 13 पोजीशन पर है वो। दूसरी आपको बताइए, आप यहाँ पर देखिए, आपको और अंदाजा हो जाएगा। जो हमारी बी कैटेगरी है उसमें 3 लोगों को जो है आपके यहाँ से 61% मार्क्स मिले हैं टेस्ट में, 61% मार्क्स। हो सकता है उनके स्कूल में जो मार्क्स मिल रहे हैं उनको 80%, 90% मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसको कंपेयर करिए आप स्टेट रैंक से, गेस कर सकते हो कहाँ पर होगा वो? यहाँ पर उसको बी कैटेगरी में 61% मिले हैं और उसको फर्स्ट रैंक हमने दिया है, मगर स्टेट रैंक में कितना होगा? गेस करो, बताओ हैं? अब सुनो तो, यहाँ से बेटा शुरू होता है मर्सिया, जिसको हम लोगों को खत्म करना है। वो है 82 रैंक था, 82 रैंक पर है। जब हम पूरे स्टेट को देखें बच्चों को तो 61% का स्कोर जो है वो 82 रैंक पर है। और ये वो है कि सिर्फ सैंपल है पूरा यूपी में। यूपी में तो अपनी कम्युनिटी के बहुत बच्चे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि 10,000 12,000 बच्चों का टेस्ट किया, उसमें ये पोजीशन है, तो बेटा तुम लोग समझो इस चीज को कि हम लोग यहाँ जान दे रहे हैं या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि इस माइंडसेट से हम लोग निकले बाहर, हम लोग अपनी हकीकत को समझें, उस हकीकत को दूर करें और इंशाल्लाह हम लोग इस लायक हो कि हम 1,000 या 2,000 के महसूस ना हो, बल्कि हम लोग जिंदगी में इतना कामयाब हो कि हम 1 या लाख रुपए देने लायक बन सकें इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है? आपसे क्वेश्चन हो तो 5 मिनट का हमने कहा था, इसी में काफी टाइम। गार्जियन को पूछना चाहे तो पूछ ले, गार्जियन पूछना चाहे तो पूछ ले। आपको कोई भी गार्जियंस में से बच्चे बच्चियों कोई भी क्वेश्चन हो, बेटा क्वेश्चन होने से बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। हमारा तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए, और उन बच्चे बच्चों का शुक्रिया और मुबारकबाद जिनको प्राइज मिल रहा है। मगर वही फिर से बात कहेंगे कि प्राइज जो है ये सिर्फ एक टोकन है उन लोगों के हौसले अफजाई के लिए। असल में बात यह है कि तुम्हें कितना वर्क करना है इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और वो वर्क ये करना है कि तुम्हें इन परसेंटेजेस से, इन परफॉर्मेंसेस से बाहर निकल के एक्सेल करना है, अपनी कमजोरियों को दूर करना है और आगे के रास्ते जो है वो हमवार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और इस बार बगैर किसी बात के सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्राइजेस के हवाले से जो कैटेगरी ए में जो हमारे टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं उनका सबसे पहले नाम देते हैं। बच्चों से ही शुरुआत करेंगे और बड़ों तक जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कैटेगरी ए में सैयद अली हैदर काज़मी। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो हमारे स्टेट रैंक है, यहाँ के टॉपर्स की जो रैंक है उसमें जो टॉपर्स में स्टेट रैंक सबसे ईजी की, तो अली हैदर काज़मी के रैंक 13 है स्टेट में, जो बेस्ट रैंक है हमारे सेंटर। प्लीज आप लोग जो है वो बच्चे की किया करें और करेज किया कोशिश करने का कोई नहीं होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम ऐनुल रज़ा रज़वी साहब से कि तकलीफ लाएं और इस बच्चे को सर्टिफिकेट, मेडल और कंसोलेशन प्राइज के चेक की डमी दे के हौसला अफजाई करवाएं। फरहान मुस्तफा, शबीर हैदर जाफरी साहब के साहबजादे। सेकंड हार्ड आसिफ भाई गुजारिश है कि साथ में आए। शबीर साहब सेकंड हार्ड। और खूबसूरत बात मालूम है क्या है?
आमतौर से सवाल होता है कि चौथे और पांचवें के बच्चे से आप एक एग्जाम लेते हैं, ग्रुप में बैठा लेते हैं, तो चौथे वाला बच्चा जो है पांचवें वाले बच्चे से ज्यादा नंबर कैसे ला पाएगा? ऐसे ला पाएगा। शादबान मुस्तफा, ये दोनों बच्चे क्लास 4 के हैं, जो क्लास 5 के बच्चों को पीछे करके सीतापुर में टॉप रैंक पर आए हैं। कैटेगरी बी, अबू तुराब हैदर, सेकंड अफसर साहब के साहबजादे, लेट अकबर साहब के साहबजादे, और क्लास 6-7 ये कैटेगरी है। कैटेगरी बी क्लास 6 और 7 की है। सीतापुर में हाईएस्ट स्कोर इस कैटेगरी में करने वाला बच्चा क्लास 6 का है, 7 का नहीं। वालिदा से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और मोहतरम कायम साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और इनको मेडल, सर्टिफिकेट और डबी चेक दे के हौसला अफजाई फरमाएं। अरहाम साहब जाफरी, एच जाफरी साहब के साथ ना दें। मोहतरम फकीर खला साहब से गुजारिश है कि रहमत फरमाएं और इस बच्चे की हौसला अफजाई, इनको सर्टिफिकेट, मेडल और चेक देते हुए फरमाएं। ये सभी चेक है, तो अपने बैंक में नजर न कीजिएगा। इरफान हुसैन जाफरी, सॉरी अल्ताफ साहब के साहबजादे, दिलशाद शायद मौजूद नहीं है। दिलशाद मौजूद नहीं है। इससे पहले दिलशाद साहब जो है ये गुज़िश्ता या उससे पहले वाले टेस्ट में स्टेट टॉपर रहे थे। सैयद कौसैन हैदर काज़मी, सी कैटेगरी में टॉप 3 में से बहुत शुक्रिया मौलाना आपका। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अमीर अहमद हुसैन साहब निहाल साहब से कि तशरीफ लाएं और लुमा जहरा अरशद साहब की साहबजादी कैटेगरी सी में टॉप 3 में से वो आ नहीं पाई है क्योंकि शेड्यूल में प्रॉब्लम थी, तो उनके वालिद साहब मौजूद हैं। बहुत मुबारकबाद मौजूदगी में उनके वालिद साहब को इंतखाब जहरा मोहम्मद आदिल जैदी साहब की साहबजादी। आदिल भाई मौजूद है?
कैटेगरी सी में सेकंड थर्ड स्कूल से वालिद की मौजूदगी में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम नजमुल हसन हसबी साहब से कि तशरीफ आए और कैटेगरी डी के रैंक होल्डर्स को चेक, मेडल और सर्टिफिकेट देके हौसला अफजाई फरमाए। और इस सिलसिले में पहला नाम बासित हैदर काजमी, ओवैस हैदर काजमी साहब के साहबजादे रीजेंसी पब्लिक स्कूल से सैयद बासित हैदर काजमी कैटेगरी डी में टॉप 3 में से एक। मसरूर फातिमा बच्चे कैटेगरी डी में सेकंड मसरूर फातिमा लखीमपुर से एक बहुत बड़ी बच्ची अभी आदि भाई हो रहा था उसका उसका नहीं, तो मैं साहिब भाई से गुजारिश करूंगा कि उसके बदले में आप दे दें। कौशल भाई तो आप दे देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहुंचवा देंगे जी। ताहा अब्बास रिजवी, उमर अब्बास रिजवी साहब के साथ कैटेगरी डी में सीतापुर के टॉप 3 में से एक। बहुत शुक्रिया सर आपका और आप लोगों का भी कि आपने जहमत फरमाई। अब ये जो बच्चे यहाँ पर शामिल हो सके और ये जो आज और ये जो 14 तारीख को प्रोग्राम हुआ उसमें वो लोग कि जिन्होंने हमारी मदद और हौसला अफजाई की, उनके शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बार फिर मोहतरम अमीर अहमद अली साहब से तशरीफ लाए और जनाब वारिस जब्बार साहब को उनकी भरपूर ताउन के लिए ये शुक्रिया। हर बच्चे तक इस तरह को पहुंचाना, उसका फॉर्म भरवाना, उसको एग्जाम के लिए मुतवज्जे करना, रिमाइंडर देना, ये सारे काम जनाब वारिस साहब अंजाम देते हैं और जिसकी वजह से ये 101 में से 85 बच्चे अपियर हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद आबिद साहब हमारी सोसाइटी की कोचिंग चल रही है, उसके सोसाइटी की कोचिंग में आप टीचर भी हैं और हमारे इस प्रोग्राम के लिए वॉलंटियरली इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम नजमुल हसन हसबी साहब से और जनाब शबीब हैदर जाफरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और निहायत ममनून खूबसूरत अंदाज से मंच का संचालन भी करते हैं और इस कैंप्स के टेस्ट का भी संचालन कराते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। सर आपकी जरूरत अभी तमाम नहीं हुई, प्लीज इस सिलसिले से दूसरा नाम जनाब कौशल साहब, कौशल अजीज साहब जो कोऑर्डिनेट करते हैं सीतापुर के टीचर्स को। मोहतरमा शबीब फातिमा साहिबा कि जो सुपरवाइज करती है एग्जाम को और जिनके स्कूल में हम इस एग्जाम को कंडक्ट करा पाते हैं, निहायत ममनून और मशहूर है हमारे
एक दिन पहले से अपने टीचर को लगाना, आपको थोड़ी मेहनत करना, बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट करना, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत ममनून। और कोचिंग भी आपके स्कूल में चल रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ली है, उसका असेसमेंट करने की, उसकी रिपोर्टिंग करने की, तो काफी अच्छी कारकर्दगी यहाँ पर निभा रही है। और सबके सरपरस्त और हमारे प्रोग्राम के यहाँ सरपरस्त मोहतरम कायम रजा रिजवी साहब, बच्चों आप लोग खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए हमारे इंजीनियर साहब का, बहुत नुमाइंदा कई सारे और कोशिशों से शहर की यहाँ तक पहुँचाया। लिहाजा हम लोगों को भी साबित करना है कि शहर से जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी न्यू सर्विसेज जो है वो नजर चाहिए। बहुत शुक्रिया इन सबके सरपरस्त मरहूम मकबूल डॉक्टर सैयद कल्बे साजिद साहब, उनको भी याद हम लोग कर लें एक सूरह फातिहा के साथ। कल्बे सादिक इब्ने कल्बे हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया भाई, आपके हवाले। मैंने मिस कर दी। ये हम लोग हमेशा कैंप के टेस्ट में आप लोगों को एक आने पर अफेयर होने पर एक इनाम दिया करते थे। उस इनाम को इस बार चेंज कर दिया था कि ये वहां पे ना देंगे, अब देंगे। और ये किताबें हैं जो आप लोगों की खिदमत में बतौर तोहफा दी जा रही है। ये हर पार्टिसिपेंट को दी जाएगी। ये अलग अलग अनुवाद से अंग्रेजी हिंदी दोनों जबानों में है। अच्छे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर किसी को अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में, और जो हिंदी में चाहता है वो हिंदी में ले सकता है। यहाँ पर है ये कौशल भाई के हवाले में कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये आप लोगों के दरमियान तफसील करवा देंगे। ये किताबें भी और वो बच्चे के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हर पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट और किताब ये हर बच्चे से पहुंचा दी जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से, सीतापुर की तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से जो चैंप्स एग्जाम में जिन्होंने अटेंड किया। और आखिर में कोई ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं गुजारिश करूँगा हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट इंजीनियर कायम साहब से कि वो आए और जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनका गुड कराते हैं। शुक्रिया। हाज़रीन, बहुत अच्छा रहा कि ये प्रोग्राम आप लोगों की मौजूदगी की वजह से इसके और रौनक बढ़ गई। हम शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री की टीम, हमारे नजरुल हसन साहब, जो चेयरमैन निहाल साहब, रिजवान साहब, आइनुल रजा साहब, और हमारे बच्चों की बहुत लाभदायी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको कुछ बात कहनी थी जो रह गई है, ये कि जो हम यहाँ पर हमने मिशन शुरू किया था और 2019 से हम कोशिश कर रहे हैं, और सोसाइटी बनाई थी 2019 में, और लगातार दूसरे मीटिंग्स कर रहे थे। और उसके बाद 2021 में आसिम साहब जो है हमारे साथ जुड़े। उससे पहले कोरोना पीरियड में जो है अली मोहम्मद जाफरी जो सादिक साहब हैं वो हमारे साथ थे। और उस वक्त जो है कोरोना पीरियड में बहुत ही परेशानी थी, और हमारी सोसाइटी हमने बनाई थी, फॉर्म्स हम भरवा रहे थे। उस फॉर्म से हमको पता लगा कि हमारे सोसाइटी में
बहुत से कमजोर तबके के लोग हैं जो इस कोरोना के पीरियड में उनके जो है खाने पीने की परेशानी है। तो वो सादिक साहब जो जाफरी साहब हैं, उन्होंने पूरे सीतापुर में तलाश करके 90 लोग का जो है उन्होंने फॉर्म भरवाया और उनके घर तलाश किए और सबको पूरे कोरोना पीरियड में राशन बंटवाया। हमारी सोसाइटी ने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और कोरोना पीरियड में राशन बंटवाया। ये हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से इतना बड़ा काम हो पाया। उसके बाद 2022 से हमने ये कोचिंग का सिलसिला शुरू किया, जो आसिम साहब के जुड़ने के बाद से कि काम हमारा सब काफ़ी सारे जवाब साहब कर रहे थे, लेकिन उनके आने के बाद से हमने काफ़ी अच्छा काम किया, करने की कोशिश की। हमारा मकसद जो था वो ये नहीं था खाली, हमने तो शुरुआत करने के लिए ये किया था कि 8वें दर्जे तक के बच्चों की तालीम के जिम्मा हम ले रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चे और जो पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन वगैरह का इंतजाम हमने किया। लेकिन हमारा मकसद जो है दूसरा था, जो अभी तक हम शुरू उस पर नहीं कर पाए हैं और हम के बाद पहुंचाने की बराबर कोशिश करते हैं कि जो है जैसा कि आपने बताया कि चैम्प्स एग्जाम जो है वो क्यों लिया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के वो चीज़ें सीख पाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस तरीके से IPM हुआ जाता है और कैसे एक दूसरे से मतलब बराबरी करते हुए हमको आगे निकलना है। ये बात सीखने का मौका हमको चैम्प्स एग्जाम से मिलता है, इसीलिए पिछले 3 साल से बराबर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन मेरा जो है वो कहना है और जो मैंने अभी तक समझा वो ये कि वालिदैन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश में रहते हैं, बच्चे पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ महसूस किया, अभी लोगों को यही नहीं मालूम चल पाया है कि बच्चों को पढ़ाई किस लेवल पर और किस डायरेक्शन में करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि लोग ये समझते हैं कि हाई स्कूल किया तो इंटरमीडिएट कर लेंगे और इंटर किया तो BA कर लेंगे और BA किया तो या तो LLB कर लेंगे या MA कर लेंगे। लेकिन मकसद क्या है ये आज तक नहीं जान पाए। मकसद ये है कि आपकी दुनिया में जो है आकर यहाँ पर आम लोगों से कंपटीशन, जो दूसरी कौम के हो चाहे अपनी कौम के हो, उनसे हमको कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे भी IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और जब जो है ये सब इस तरीके के लोग इस सोसाइटी में हमारे यहाँ होंगे और मजलिस मातम में और जुलूस में जब वो लोग शामिल होंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि अरे वो IPS है, वो जुलूस में देखेंगे, डॉक्टर साहब भी बोले कि इंजीनियर साहब। मुश्किल है समझना ये बात कि हम चाह रहे हैं कि काउंसलिंग का प्रोग्राम हो, लेकिन हम तो अभी 8वें दर्जे से ऊपर ही नहीं उठ पाए। काउंसलिंग तो 9वें और 10वें और 11वें 12वें लेवल से शुरू होनी है। हमने ये सोचा था कि इस बार बड़े मारवाड़ा में करेंगे प्रोग्राम, तो यहाँ पर और लोग आएंगे जिनके बच्चे 9वें दर्जे 10वें 12वें और ग्रेजुएशन लेवल पर है। लेकिन मुझे ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि वो लोग शामिल हुए हैं जिनको इस सब की जरूरत है। नतीजा ये है कि ना तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठते हैं और जब बैठते ही नहीं है तो उसमें कामयाबी की तो बात ही है। तो मेरा मकसद जो है वो ये है, जो सोसाइटी हमने जो है बनाया है उसका मकसद ये है कि लोगों को ये तालीम दी जाए कि तुमको क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में 1986 में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज 32 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में, और उसमें जो है हर आदमी जो है सबसे आसान, और वहाँ जो है जो आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, जिसमें भी फॉर्म भरा चाहे एग्जाम में अपीयर हो ना, उसके बाद जो है पहुँच जाता है कि आपका एडमिशन हो गया, आप एडमिशन ले लीजिए, फीस जमा कर दीजिए। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि सिर्फ 3% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल है, सिर्फ 3%, 97% किसी काम के नहीं है। और लोग इंजीनियरिंग जो है आसानी से करने के लिए एडमिशन ले लेते हैं, और मुझे मालूम है कि थोड़ी देर उसमें ट्रस्ट के पास ही पहुंच जाते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये जमा करके एडमिशन लिए, बाकी की फीस के आप जो है कर दीजिए। अब ये बताइए जो है इस तरीके से बिना समझे बुझे इस तरीके के काम करेंगे तो कैसे आगे तरक्की कर पाएंगे। कंपटीशन में बैठिए और अच्छी रैंक लाइए, IIT में जाइए,
IIT में जो है एडमिशन लीजिए और उसमें जो है अच्छे कॉलेज में बिस्मिलानी में करिए, ये सब जगहों पर जो है एडमिशन हो तो बच्चे जो है वो अच्छी नौकरी पाते हैं। हमको मालूम है यहाँ लखनऊ में 10,000 से 15,000 के बीच में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अपना मिलती है। ये बुरा हाल है। तो मेरा मकसद जो है बहुत शॉर्ट में काफी लंबा पीरियड होगा, मुझे अपनी बात क्योंकि अब मुझे मौका था कि हम ये बात अपने लोगों तक पहुंचा सकें, लेकिन जिन तक ये बात पहुंचानी है वो लोग है नहीं यहाँ पर, ये भी फैक्ट है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो है जो आप अपना पैसा सर्व करें उसका मकसद हो। नहीं कर सकते, बहुत अच्छे पढ़ाई में नहीं है तो ITI कर लीजिए, कम से कम नौकरी की तो गारंटी हो जाएगी ना। डिप्लोमा कर लीजिए, उससे डिप्लोमा करके मैं जानता हूँ मेरे साथ के बहुत से लोग हैं जो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करके इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज JEE ज्वाइन किया, फिर बाद में उन्होंने जो है प्राइवेटली डिग्री कोर्स किया चूंकि उनके पास नींव बनी हुई थी डिप्लोमा की, और उससे करके वो चीफ इंजीनियर लेवल तक पहुंच गए। जो ग्रेजुएट इंजीनियर भी होते हैं चीफ इंजीनियर वहां तक पहुंच गए। तो कहने का मकसद ये है कि कोई कोर्स जो है वो छोटा नहीं है, लेकिन अपनी सलाहियत और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के तहत जो है हमको वो काम करना चाहिए जो हम कर सकें आसानी से। अब कोर्स जो है हम चाहते हैं कि इसमें हम भी मदद करें, और तरीके मुस्लिम ट्रस्ट तो बहुत जमाने से ये बात करते चले आ रहे हैं, उनकी तरफ से बराबर ये कोशिश है, लेकिन वहां से जो है मदद उन्हीं को मिलेगी जो अच्छे कॉलेजेस में जिनका एडमिशन होगा। बेकार की जगह पर जिसका एम्प्लॉयमेंट यहाँ से नहीं होगी उसका वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं भी चाहूंगा कि जो है इस तरीके के बच्चे इस तरीके के लेवल पर पहुंचे, तो हम भी कुछ तरह कोशिश करके लोगों की मदद करें। तो बस ये हमारी बात है, आप और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग यहाँ पर नहीं तशरीफ लाए। बस मेरा मकसद है ये। शुक्रिया। आखिर में इस प्रोग्राम को आज यहाँ पर मुलतवी किया जाता है इस बात के वादे के साथ हम लोग जाइए कि नेक्स्ट ईयर जब चाहे साल का प्रोग्राम हो तो हमारी स्टेट रैंक भी वैसी ही हो जैसी हमारी डिस्ट्रिक्ट रैंक होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिए, जरूर फिक्र कीजिए, ताकि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको भी सीतापुर आते हुए एक एंथुसियाज्म उनका हो, एक एक्साइटेड हो कि मैं सीतापुर जाएंगे तो हमें कुछ बेहतर बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा जो आगे आके इस लेवल पर कुछ बड़ा कर सके। और अब आखिर में क्योंकि काफ़ी हो चुका है, मैं गुजारिश करूँगा मौलाना शफीक साहब से कि वो आए और दुआ पढ़ के इख्तिताम करें इस आज के प्रोग्राम को। मौलाना साहब से गुजारिश है दुआ पढ़ के इख्तिताम करें। आप हजरात से गुजारिश है दुआए फरज के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्वातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्li साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फिहा तवीला। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार जो भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीम में खैर बरकत इनायत परवरदिगार। अगर गरीबी मिटाना है तो सबसे पहले एजुकेशन का काम करना होगा, और ये सबका फरीज़ा है, बच्चे का भी है, वालिदैन का भी है, बहन का भी है। परवरदिगार कहा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको इल्म की चिराग से हिदायत फरमा इंशाअल्लाह। परवरदिगार आखिर में इमाम ज़माना अल्लाह ताला फजल शरीफ के हुक्म में ताजील इनायत फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, देखिए मौलाना से हमेशा मैं बेंगलोर में मुलाकात करता था, हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर गरीबी मिटाना है तो क्या करो, एजुकेशन।
इल्म को हासिल करो, गरीबी खुद को खुद बेच रहेंगे। आज जो हमारी दुनिया में गरीबी है, गुर्बत है, वो एक वजह यही है कि हम इल्म से दूर हैं। लिहाजा एक मरतबा सूरह हम और एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की रूह को ihsan फरमा। कल्बे सादिक साहब कितने कल्बे हुसैन साहब? बिस्मिल्लाह। सलवार